हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब में। आज का हमारा जो टॉपिक है सर वो है बजटरी कंट्रोल के प्रैक्टिकल एमसीक्यू। बजटरी कंट्रोल के प्रैक्टिकल एमसीक्यू रेलिवेंट है सर ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस के लिए। ओल्ड एंड न्यू एग्जीक्यूटिव वाले सारे बच्चे इसको देख सकते हैं। ऑलमोस्ट लेवल दोनों का सेम है, ठीक है। चलिए आ जाइए फटाफट। आई होप आप रिवीजन फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि आप रिवीजन फॉलो कर रहे हो सर। रेशो, कैश फ्लो, मार्जिनल सब आप पढ़ चुके हो मेरे साथ साथ। थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एमसीक्यूज आपने सब देख लिए हैं और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हो, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आज भी बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लॉजिक्स, बहुत सारा मैथमेटिक्स, कुछ कुछ कहीं कहीं ग्रामर मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। कहाँ कहाँ आप गलती करते हो, क्या क्या चीज़ों को आप भुगत रहे हो, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आशा है आप भी आ जाएंगे फटाफट और वीडियो लाइक कर देंगे फटाफट, ठीक है। लाइक कर दो ज़रा, एंथुजियाज़म बढ़ाओ मेरा, ताकि अच्छे से मैं डिटेल में आपको सारे वर्किंग्स बताऊं, लॉजिक्स बताऊं। और भी जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैंने शायद मेरे शीट में टाइप वाइज सब दिया है, बट कुछ और मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे क्या सब लोग, चलो आगे 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 क्या, लाइक करके बताओ, कमेंट करके बताओ, करें स्टार्ट। चलिए, आई होप बच्चे आ गए होंगे और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो टाइप वाइज मैंने आपको क्वेश्चन की शीट दे रखी है और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको मेरे साथ ब्लैंक शीट ही लेके बैठनी है। विथ आंसर वाली जो शीट है सर, उससे जितना दूर बैठे उतना अच्छा होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इजी क्वेश्चन बताता हूँ कुछ कुछ, ताकि बच्चे स्टार्टिंग में भाग न जाएं, ठीक है। चलिए, तो पहले सबसे इजी आता है सर परचेज बजट। ये मैं आपको ऑलरेडी कल थेरी में भी बता चुका था, ठीक है। कुछ ज़्यादा एक्सीडेंट स्पॉट नहीं है, कुछ ज़्यादा वेराइटी नहीं है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर जनवरी 2020 विल बी। आपको परचेज बजट बताना है, परचेज मटेरियल का कितना होगा ये बताना है। तो आपको क्या दिया है, कंजम्पशन दिया है, और हमने वो फॉर्मूला भी पढ़ा था। कंजम्पशन से परचेज में भी जा सकते हो, परचेज से कंजम्पशन में भी आप जा सकते हो। तो कंजम्पशन आपको दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया हुआ है, तो आप क्वांटिटी परचेज निकाल लोगे। और आपको स्टैंडर्ड प्राइस भी दिया हुआ है, बजट बनाने के लिए स्टैंडर्ड प्राइस यूज होता है, तो स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल भी आपको दिया हुआ है, बस आपको बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या है सर इसका, परचेज की जो वैल्यू है या परचेज जो बजट है वो कैसे निकलता है, परचेज क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट पर दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, परचेज क्वांटिटी। उसका क्या फॉर्मूला है बोलो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमको इसमें परचेज निकालना है, तो शफल करो, परचेज को इधर लाओ, परचेज को इधर लाओ, बरोबर, या परचेज को उधर रखो, ओपनिंग क्लोजिंग को उधर भेजो। बोलो क्या होगा, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम वहीं के वहीं होगा। अब ओपनिंग क्लोजिंग इस साइड आएंगे, ओपनिंग उधर पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और क्लोजिंग उस साइड माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। साइन बदलती है, आपको पता ही होगा। बोलो, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 1,50,000 यूनिट्स प्लस माइनस ओपनिंग दैट इज 46 और एड क्लोजिंग 50,000। बोलो कितना आएगा, कैलसी आप लेके ही आए होंगे, आई होप सो। बोलो कितना आएगा आंसर, कमेंट करो। 1,54,000 यूनिट्स, ठीक है। ये होगा रॉ मटेरियल परचेस्ड। अब निकालो परचेस वैल्यू, तो कैसे आएगा, परचेस क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। परचेस क्वांटिटी है 154 इनटू पर यूनिट प्राइस है 2.5, तो स्क्रीन पे बस इनटू 2.5 कर दो, तो आएगा 3,85,000। 3,85,000 आ रहा है क्या आपका, देखो बताओ फटाफट, बोलो फटाफट, आ रहा है।
चलिए कमेंट करके बताते जाओ, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये मत पूछना सर ये वाला फॉर्मूला कहां से लाया सर आपने, अरे ये तो लॉजिक है, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। वैल्यू किसी भी चीज की कैसे निकलती है, क्वांटिटी इनटू रेट पर यूनिट, बेसिक फॉर्मूला है इसमें। मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये तो दिया ही नहीं है, अरे भाई ये तो बेसिक है ना यार, ठीक है। चलिए तो ये एक ही टाइप है इसमें, बस में कुछ और वेरिएशन कर ही नहीं सकते, आपको कंजम्पशन ही दिया रहेगा, परचेस आपको निकालना रहेगा, इसमें और कोई वेरिएशन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो काफी बच्चे पूछ रहे थे सर ये वाला टाइप कराओ, ठीक है, ये वाला टाइप भी करवा रहा हूं, ध्यान देना। इसमें मैं एक फुल क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें प्रॉफिट पूछा रहेगा, ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इजी वाले से करते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये थोड़ा इजी है और इसमें थोड़ा मैथ्स है, तो लॉजिक्स अच्छे से सुन लेना, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए एट 60% लेवल ऑफ प्रोडक्शन द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 40,000, ठीक है। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स एट 60% लेवल ऑफ आउटपुट इज 40,000। अब इसका ब्रेकअप दिया है कि 40,000 में से 40% फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड बिहेव करेगा टोटलिटी में, अब वो फिक्स्ड रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। अभी आप 60% पे हो, 70 पे चले गए जाओ, 80 पे जाओ, 90 पे जाओ, कितने पे भी जाओ, 100 पे जाओ, फिक्स कॉस्ट अब फिक्स रहेगी। ये उसका बिहेवियर है जो आपको यूज करना है। और बचा हुआ कितना है 60%, 40 फिक्स्ड है तो 60 वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या बिहेव करता है, वो वेरिएट होता है, वो वेरिएट होता है, ठीक है। तो उसको बस आपको वेरिएट करना है, फिक्स को टोटलिटी में फिक्स रखना है और वेरिएबल को आउटपुट के हिसाब से वेरिएट करना है और दोनों को जोड़ देना है। तो आप कोई भी आउटपुट पे उसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर है। बोलो तो फिक्स्ड ओवरहेड्स 40% फिक्स्ड है, कितना आएगा, बोलो 40,000 का 40%, 4 4 16 यानी कि 16,000 आपका फिक्स कॉस्ट होगा एट 60% लेवल ऑफ आउटपुट। अब वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, अब उसको आपको कांस्टेंट रखना है। और बचा हुआ 60 क्या है, वेरिएबल है, और उसको आपको बदलना है। बोलो अभी 60% पे कितना होगा, 40,000 इंटू 60% यानी कि आएगा 24,000, और ये वेरिएबल है, इसको आपको बदलना है। बोलो इसको अब बदलो, क्या पूछा है, एट 100% लेवल ऑफ प्रोडक्शन इट अमाउंट्स टू, बोलो 100% पे ये वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, अभी कितने पे है, 60% पे है, अभी कितने पे है, 60% पे, इसको आपको कन्वर्ट करना है 100% पे। बोलो क्या होगा, तो एट 100% ये क्या हो जाएगा, तो 24,000 को मैं डिवाइड करूंगा 60% से। जब भी मैं 60% से डिवाइड कर रहा हूं, इसका आंसर क्या आएगा, पहले आप सोचो। 60% से डिवाइड करूंगा किसी से, तो उसका जो भी वैल्यू आएगा वो मतलब 1% पे होगा, ये आपको समझना है। 24,000 निकालो, 24,000 डिवाइडेड बाय 60, सिर्फ 60 दबाओ, परसेंट नहीं, सिर्फ 60 दबाओ, तो 400 आएगा। 400 मतलब क्या है, 1% पे। 400 मतलब क्या है, 1% पे 400 रुपए आपको लग रहे हैं। अब 100 पे कितने लगेंगे, तो इंटू 100 कर दो। तो काफी बच्चे पूछते हैं सर ये इंटू 100 क्यों किया, डिवाइडेड बाय 60 क्यों किया। बेसिकली मैं पहले 1% का निकाल रहा हूं और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 100% पे निकाल रहा हूं। तो जो लेवल पे डेटा है उसको उसी लेवल से डिवाइड करो, तो क्या होता है, 1% पे आपका आंसर आ जाता है। और जो लेवल पे निकालना है, यहां पे 100 है, 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जहां जो लेवल पे आपको निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 1% की है, तो 1% की 100% से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% पे वैल्यू आ जाएगी। तो इंटू 100 करो, परसेंट की यहां पे वैल्यू नहीं लेनी है, परसेंट नहीं दबाना है, 60% को 60 दबाना है, 100% को 100 वैल्यू लेनी है कैलकुलेटर पे, क्लियर है। तो आपके स्क्रीन पे देखो क्या आएगा, पहले 24,000 डिवाइडेड बाय आप 60 करोगे, इक्वल टू दबाओ तो ये आएगा 400, और अब इंटू 100 करो तो ये आएगा 40,000, तो ये आएगा 40,000। आई ख्याल में। तो बताओ 100% पे टोटल कितना होगा, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना होगा। बोलो फिक्स तो फिक्स रहेगा, ठीक है, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। तो एट
100% भी ये कितना होगा, 16,000 ही होगा। ठीक है, तो 16,000 फिक्स्ड, 40,000 वेरिएबल, तो टोटल कितना हो गया, क्लियर है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो बस यहां आपको ध्यान देना है। काफी बच्चे फिक्स को भी डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे भाई, अगर आप उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट कैसे हुआ? फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि टोटलिटी में फिक्स रखना है, जो भी लेवल पे वो दिया हुआ है उस लेवल पे टोटल वैल्यू निकालनी है और उसको फिक्स रख देना है, उसी लेवल पे निकालना है, 100% पे नहीं निकालना है। द मोमेंट आप फिक्स कॉस्ट को 100 पे निकाल रहे हो मतलब आप उसको वेरिएबल बना रहे हो, उसको उसी लेवल पे निकालो, बस टोटल अमाउंट निकाल लो और उसको फिक्स रखो। ठीक है, क्लियर है? और वेरिएबल को वेरिएट करते जाओ। ठीक है, और फिर बाद में दोनों को वापस ऐड कर दो, तो 100% पे आपका 56,000 आंसर आएगा। चलिए, तो एकदम सिंपल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हायर लेवल, इसमें दो दो एलिमेंट्स है, करना वही है, करना वही है। इस सारे टाइप के क्वेश्चन में एक ही चीज करनी है, फिक्स निकालो, फिक्स को फिक्स रखो, वेरिएबल निकालो, वेरिएबल को वेरिएट करो, फिर दोनों को वापस जोड़ दो, बस। इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। और लोगों को लगता है कि ये तो बहुत अलग अलग क्वेश्चन है। नहीं सर, ये तो बहुत अलग है। अरे अलग कुछ नहीं भाई, लॉजिक सेम है। अब इसमें 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, जो भी पूछ रहा हूं, मतलब लॉजिक एक ही यूज होता है उसमें। ठीक है, चलिए सर, क्या है, यू आर गिवन द फॉलोइंग सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, इसलिए पार्टली फिक्स है, पार्टली वेरिएबल है। पार्टली पार्टली दिया है ना, मतलब वो टोटलिटी में क्या है, सेमी वेरिएबल है। ठीक है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स एट 60% लेवल, करंट लेवल 60% है। ठीक है, और आपको पूछा है 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना होगा, 70% पे आपको यही खर्चे कैसे बिहेव करेंगे बताना है। 60 पे दिए हुए, 70 पे यही खर्चे क्या होंगे ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, द टोटल एस्टिमेटेड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स एट 70% लेवल ऑफ वुड विल बी, तो 60 पे आपको दे दिया है, उसमें कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है वो भी दिया है, और 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे वो क्या होंगे ये आपसे पूछा है। क्लियर है? चलिए, तो सिंपल है, सेम वही चीजें करनी है। तो इलेक्ट्रिसिटी पहले ले लो, बोलो 40,000 आपका इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें 40% फिक्स्ड है, तो निकाल लो 40,000 इंटू 40%, 16,000। सेम इसको फिक्स रखो, टोटलिटी में अब ये फिक्स रहेगा, मतलब 60% क्या होगा, वेरिएबल, तो कितना होगा, 6 4 24, सेम है ये एक्चुअली ये वो सेम ही है, सेम वैल्यूज आएंगी। बोलो, तो इसको वेरिएट करो, ये वेरिएबल है, तो एट 70% क्या होगा, पिछले क्वेश्चन में 100% था, इसमें 70% है। ध्यान दो, करना वही है, 60 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करूंगा तो 1% लेवल पे आ जाएगा, फिर 70 पे निकालना है तो इंटू 70 कर दूंगा। बोलो, 24,000 डिवाइडेड बाय 60%, तो ये 1% पे आ जाएगा, इंटू 70%। बोलो कितना आएगा, परसेंट दबाना नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 24,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 70, तो ये आएगा 28,000। बोलो, तो टोटल कितना होगा, 16,000 ये कांस्टेंट होगा और ये 28,000, चारों को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, 70% पे फिक्स कंपोनेंट कितना होगा, वेरिएबल कंपोनेंट कितना होगा। चलिए सर, अब सेकेंड एलिमेंट क्या है, रिपेयर्स। बोलो, सेम एक्टिविटी करनी है, 6,000 दिया हुआ है, इसमें 80% वेरिएबल है, 80% वेरिएबल है, मतलब बचा हुआ 20% फिक्स है, 20% फिक्स है। बोलो, 6,000 इंटू 20%, ये आएगा 1200, और ये इसको आप फिक्स रखो, कांस्टेंट रखो टोटलिटी में। और जो 80% है वो है सर वेरिएबल, 6 8 48 यानी 4,800, इसको आप वेरिएट करो। बोलो, 4,800 डिवाइडेड बाय 60% इंटू 70%, तो ये कितना आएगा, 4,800 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 70, तो ये आएगा 5,600। बोलो, तो इसमें कितना आएगा, ये 1200 और ये 5,600, चारों को ऐड कर लो तो आएगा आपका टोटल ओवरहेड्स। बोलो, टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा, 16,000 प्लस 28,000 प्लस 1,200 प्लस 5,600, तो ये आएगा 50,800। 50,800, 50,800।
50,800। क्लियर है? तो लॉजिक सेम है, ये पूरे टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें लॉजिक पूरा सेम ही होता है। कमेंट करो, आ रहा है आंसर? कमेंट करते जाओ। बढ़े आगे, चलिए। अब इसमें एक और मैं क्वेश्चन करा देता हूं सर आपको, एक सेकंड। चलिए आ जाइए। ये ओल्ड सिलेबस का दिसंबर 18 का क्वेश्चन है, ठीक है? ओल्ड सिलेबस का दिसंबर 18 का क्वेश्चन है, ठीक है? फुल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान दो, न्यू में भी ऑफ कोर्स आ सकता है। बोलो, अ फैक्ट्री एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एलईडी लैंप्स इज वर्किंग एट 60% कैपेसिटी। करंटली 60% पे आप काम कर रहे हो और 60% पे कितना बना रहे हो? ये है 1,20,000 एलईडी। ये टोटल कैपेसिटी नहीं है। काफी बच्चों को ये ग्रामर समझ भी नहीं आता, ठीक है? प्रोड्यूसर्स लिखा है, 60% पे हो और आप कितना बना रहे हो? 1,20,000। तो ये तो 60% हुआ ना। टोटल लेवल ऑफ कैपेसिटी तो आपको निकालनी पड़ेगी अगर जरूरत पड़े तो ये 1,20 टोटल कैपेसिटी नहीं है, ये 60% है, ठीक है? per annum. The present cost breakup and selling price for one LED lamp is as under. डायरेक्ट मटेरियल है 10 रुपीज, डायरेक्ट लेबर है 16 रुपीज, ओवरहेड्स का देखो सेम ब्रेकअप दिया है 20 रुपए पर यूनिट है, लेकिन उसका ब्रेकअप दिया है कि 60% इसमें फिक्स्ड है, मतलब रिमेनिंग 40% वेरिएबल होगा। और सेलिंग प्राइस है आपका 60 रुपीज, ठीक है? और पूछा है कि अगर फैक्ट्री ऑपरेट करेगा 90% पे, इफ द फैक्ट्री ऑपरेट्स एट 90% देन द प्रॉफिट विल बी। अब आपको देखने में भी अलग लगेगा, सर ये तो अलग है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये अलग अलग कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दिया है, अगर आप डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर सेलिंग प्राइस में से माइनस करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। टोटल में निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से ही आप स्टार्ट करो। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपका ऐसे निकल गया, उसमें से बस आपको ओवरहेड माइनस करने तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब इसमें भी करना क्या है, ओवरहेड को फोरकास्ट करना है, क्योंकि ओवरहेड्स क्या है, सेमी वेरिएबल है। बस वही सेमी वेरिएबल का बिहेवियर निकालना है कि 60% पे इन्होंने दिया है, आपको 90% पे निकालना है और कंट्रीब्यूशन में से अगर आप माइनस कर लोगे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो करना वही है, सेम ही टाइप है, ठीक है? बोलो सर, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल माइनस लेबर, 60 minus 10 minus 16 that is equal to 34, ठीक है? 34। अब ध्यान दो, यहां से अब कैलकुलेशन चालू होगी कि अगर 60% पे मेरा वॉल्यूम है 1,20,000 तो सर 90 पे कितना होगा? सेम जो मैंने आपको लॉजिक बताया, बोलो 1,20,000 कितने लेवल पे है? 60% पे, तो इसको 60% से डिवाइड करो, क्या होगा? 1% पे कितना लेवल आता है वो पता चलेगा। परसेंटेज सिर्फ नहीं दबाना है, ठीक है? बोलो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 2,000, मतलब 1% लेवल पे आप कितना बना सकते हो? 2,000। 1% इज इक्वल टू 2,000, तो 90 पे कैसे निकलेगा? 1 है तो भाई इंटू 90 कर लो तो 90% पे आ जाएगा, तो इंटू 90%। बोलो, मतलब सिर्फ आपको 90 दबाना है, इंटू 90, तो ये आएगा 1,80,000 यूनिट्स पर एनम। तो 90% कैपेसिटी पे आप कितना बनाओगे? 1,80,000। क्लियर है? चलिए, तो ये पहला स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड पे आ जाओ। अब क्या होगा? अब टोटलिटी में सोचना पड़ेगा। उससे पहले आप एक काम करो, ओवरहेड को बांट लो। ओवरहेड को 1,80,000 पे कैसे बिहेव करेगा वो निकाल लो, और फिर एक साथ अपन आंसर निकाल लेंगे कैलकुलेटर पे। बोलो, ओवरहेड्स एट 90% लेवल, एट 90% लेवल क्या होगा? पहले फिक्स को फिक्स रखो। बोलो फिक्स कैसे निकालेंगे? 20 रुपीज का 60%, 20 रुपीज का 60%, ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हो गई। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे वो बताओ? इसको एग्जिस्टिंग लेवल से ही मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो, जो नया लेवल जिस पे निकालना है उससे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब आप उसको वेरिएबल समझ रहे हो, तो हमेशा फिक्स कॉस्ट को टोटलिटी में कैलकुलेट करने के लिए सेम एग्जिस्टिंग लेवल से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डेटा पर यूनिट दिया है। अभी तक जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि पर यूनिट दिया ही नहीं था, टोटली दिया था।
टोटल को बस अपन ने प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ गया, यहां पर यूनिट दिया है और आपको टोटल में कन्वर्ट करना है तो एग्जिस्टिंग लेवल से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1,20,000। बोलो सर कितना आएगा? 20 इंटू 60%, 12 रुपए, 12 रुपए इंटू 1,20,000 तो आएगा 14,40,000, 14,40,000। और अब ये फिक्स रहेगा, अब इसको फिक्स रखना है। 1,20,000 पे भी इतना ही है और 90% पे जब आप आओगे लेवल पे तो भी इतना ही रहेगा, क्योंकि ये उसका बिहेवियर है। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स एट इन टोटलिटी। अब बोलो सर वेरिएबल, वेरिएबल बोलो बोलो बोलो। 20 रुपए का 40%, 20 रुपए का 40%, ये हो गया पर यूनिट। पर यूनिट तो कांस्टेंट ही होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो कांस्टेंट होता है। 1,20,000 आउटपुट पे भी इतना ही रहेगा, 1,80,000 पे भी पर यूनिट इतना ही रहेगा। अब आपको इसको टोटल में कंप्यूट करना है। क्या लेवल पे कंप्यूट करना है? 90% लेवल पे। 90% लेवल कितना है? 1,80,000। तो यहां पे 1,80,000 आता है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, इसको वेरिएट ही तो करना है ना। ठीक है, बोलो। तो 20 का 40% ये आएगा 8 रुपए, 8 रुपए इंटू 1,80,000 तो ये आएगा 14,40,000। ठीक है, बोलो बोलो क्या करेंगे आगे? तो आपका टोटल ओवरहेड कितना हो गया? 1440 प्लस 1440 तो ये आएगा 2880, 2880। ठीक है, 2880। आया? बोलो अब डायरेक्ट आंसर आप निकाल लो। बोलो कैसे आंसर आएगा? फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप बोलो कैसे आएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है निकालो। पर यूनिट आपने निकाला ना, यहां पर यूनिट कितना है? 34। तो 34 इंटू 1,80,000 तो ये क्या आएगा? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट हमने निकाल लिया, ऊपर ही टोटल मार ली। बोलो कितना आएगा? 28,80,000। निकालो, m प्लस m माइनस कर सकते हो, 34 या डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। 34 इंटू 1,80,000 ये आएगा 61,20,000। ये आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस 28,80,000 तो ये आएगा प्रॉफिट आएगा 32,40,000। 32,40,000 आ रहा है? आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन विथ आंसर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है? जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो। दिख रहा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आ रहा है ख्याल में? तो इसमें सबसे क्रूशियल वर्किंग क्या थी? सेम ओवरहेड को 90 पे प्रेडिक्ट करना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आप निकाल लोगे, आउटपुट भी निकाल लोगे भाई 90% पे कितना होगा, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट भी आप माइनस कर लोगे। ये तो सब फॉर्मूले से आप पढ़ चुके हो। मेन क्या था? ओवरहेड्स। क्लियर है? तो ये पूरा टाइप हो गया। ठीक है, तो ये मैंने टाइप आपका कवर करवा दिया। कुछ बच्चे नाराज हो रहे थे, सर वो लेवल वो वाला आपने करवाया नहीं, तो ये करवा दिया भाई। क्लियर है? चलिए, तो ये पूरा फ्लेक्सिबल बजट वाला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर आपका फेवरेट, सबका फेवरेट, प्रोडक्शन बजट। इसमें भी जो एक डाउट होता है बच्चों को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ध्यान दो। चलो, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट आ जाओ। एबीसी लिमिटेड हैज फोरकास्ट इट्स सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 months एज फॉलोस। मई जून जुलाई, ठीक है, दिया हुआ है मई जून जुलाई 12,000। एक सेकेंड, तो 3 महीने का दिया है, मई जून जुलाई, मई जून जुलाई। ठीक है, ठीक है, मई जून जुलाई 12,000, 20,000, 25,000। ठीक है, एज पर द कंपनीज पॉलिसी क्लोजिंग स्टॉक शुड बी इक्वल टू 20% ऑफ द कमिंग मंथ सेल। आने वाले महीने का 20% आप पिछले महीने में ही बना लेते हो।
आने वाले महीने का जो सेल होता है उसका 20% आप पिछले साल ही प्रोड्यूस कर लेते हो, ठीक है। तो हमेशा आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, आने वाले मंथ के सेल का 20%, ठीक है। हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन जून, बोलो। अगर जून में हम देखें तो जून में कितना आप प्रोड्यूस करोगे, बोलो। जून का कुछ आप मई में ही प्रोड्यूस कर चुके होंगे। ध्यान दो, साइकिल कैसा है, जो भी मंथ में आप हो उसका 20%, जो भी मंथ में आप हो उसके सेल का 20% आप पिछले महीने ही बना लेते हो इन एडवांस। 20% एडवांस आप बना लेते हो, तो उस मंथ में कितना बनाओगे, उसी के सेल का 80%। तो जून में मैं क्या बनाऊंगा, जून का ही 80% बनाऊंगा। 20 आप बना चुके हो, बचा हुआ 80 मैं बनाऊंगा, और आने वाले महीने का यानी जुलाई का 20% बनाऊंगा। साइकिल ऐसी है प्रोडक्शन की, ठीक है। तो जून में मैं क्या करूंगा, जून का 80% बनाऊंगा, प्लस मैं आने वाले महीने का जुलाई का 20% बनाऊंगा। बस ये पैटर्न समझ में आना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर, मैं कुछ बच्चों को कहता हूं सर इंग्लिश ग्रामर आपका अच्छा नहीं होगा, कॉस्टिंग नहीं जम रहा, तो उनको बुरा लग जाता है कि सर हमारा मजाक उड़ा रहे क्या। नहीं भाई, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ग्रामर कहीं कहीं काम आता है। वर्डिंग्स आप गलत इंटरप्रेट करोगे तो आपका फॉर्मूला गलत आएगा। सेम मैं जब कैश बजट बताऊंगा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव वाला कंसेप्ट बताऊंगा, तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार, इंग्लिश का भी हल्का फुल्का काम है, हल्का फुल्का मैथ्स का भी काम है। दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर कंफ्यूजन्स, टू योर मिसकैलकुलेशंस। क्लियर है। चलिए, तो जून का है सर 20,000 का 80% बनाएंगे, और प्लस 25,000 का 25,000 का 20% बनाएंगे। तो ये सर कितना आएगा, एम प्लस एमआरसी, बोलो। 20,000 इंटू 80% एम प्लस 16,000 एम प्लस, फिर है 25,000 इंटू 20% दैट इज 5,000 एम प्लस, टोटल मारने के लिए एमआरसी, एमआरसी प्रेस करो, कितना आएगा 21,000, ठीक है 21,000। क्लियर है। प्रोडक्शन पैटर्न आपको समझ में आ रहा है क्या, कैसे इंटरप्रेट करना है। चलिए बड़े आगे, तो एकदम सिंपल हो गया, एकदम प्लेन हो गया, आ चुका है न्यू सिलेबस में, प्लेन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे। ओल्ड सिलेबस का एक क्वेश्चन है, रेलेवेंट फॉर न्यू सिलेबस एज वेल। चलिए आ जाइए। एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट, सेल्स बजट फॉर कैलेंडर ईयर 2015 फॉर ईच क्वार्टर इज एज अंडर, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, सेल्स दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड तो अलग अलग क्वार्टर्स का दिया है, 12, 15, 16.5, 18। क्लियर है। पैटर्न दिया है, सेल्स दिया है। अब पैटर्न समझो। इन द ईयर 2015 इज एक्सपेक्टेड टू ओपन विद एन इन्वेंट्री ऑफ 4,000 यूनिट्स, ठीक है। यहां पे ओपनिंग स्टॉक होगा 4,000 यूनिट्स। अब ओपनिंग कहां से आया, ये ओपनिंग आता कहां से, पिछले क्वार्टर में बनाया होगा। आ रहा है कुछ समझ में, ओपनिंग फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग आता कहां से, पिछले साल के चौथे क्वार्टर का जो है क्लोजिंग, वही इस अगले साल के क्वार्टर 1 का ओपनिंग है। आ रहा है कुछ समझ में, ठीक है। कि डायग्राम बना के दूं, डायग्राम बनाओ, चलो टाइम दे ही रहे हैं तो अच्छे से समझ के करते हैं। 1 2 3 4, क्लियर है। पिछले साल को मैं रेड बना रहा हूं, आने वाले सेल को भी रेड बना रहा हूं, ठीक है। पिछले साल का फोर्थ, अगले साल का फर्स्ट। आ रहा है समझ में, क्लियर है क्या। तो इसमें क्या होगा, यहां जो ओपनिंग है वो आपने कब बनाया होगा, पिछले फोर्थ क्वार्टर में, पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में बनाया होगा। सिमिलरली यहां जो क्लोजिंग है ये आप अगले साल के पहले क्वार्टर के लिए बना रहे हो, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा ये। आ रहे समझ में, ये आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि 4,000 ओपनिंग है, मतलब पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में आपने ये बना लिया होगा आने वाले क्वार्टर के लिए। ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोज विद एन इन्वेंट्री ऑफ 6,500, ठीक है। यहां है 4,000 और यहां है 6,500, तो ये भी आपने नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के लिए बनाया होगा। अब ये शेड्यूल क्या होता है इनका, प्रोडक्शन इज कस्टमरी शेड्यूल टू प्रोवाइड 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर्स डिमांड, करंट क्वार्टर का 2/3 आप सेल का उतना बनाते हो, एंड प्लस 1/3 ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर्स डिमांड, ठीक है। ये उनका साइकिल है, जो क्वार्टर में आप हो उस क्वार्टर के सेल का 2/3 और आने वाले क्वार्टर का 1/3। आ रहा है समझ में, मतलब ये जो 4,000 है ये क्या होगा, ये फोर्थ क्वार्टर के हिसाब से बनाया गया है। फोर्थ क्वार्टर में नेक्स्ट क्वार्टर क्या है, अगले साल का फर्स्ट क्वार्टर। तो आपको पहले ये साइकिल चेक करनी है, जो एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा,
ठीक है, ओल्ड वाले समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले साइकिल वैलिड है कि नहीं, ये अपनी साइकिल अपना प्रोडक्शन स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, जैसा पैटर्न दिया है वैसा ही होगा ना? नहीं सर, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें जो पैटर्न उन्होंने नीचे दिया है उससे वो नंबर्स टैली नहीं हो रहे थे, और तब वहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ध्यान दो, पहले टैली कर लो कि ये जो पहला क्वार्टर है इसी का ये नेक्स्ट क्वार्टर है ना, पिछले साल के एंगल से इसके लिए ये क्या है, नेक्स्ट क्वार्टर है। ठीक है, तो आपने उसका 1/3 बनाया होगा, तो 12,000 का 1/3 कितना आता है, 4,000। तो एग्जैक्टली आपका ओपनिंग स्टॉक वही है, मतलब फ्लो टैली हो रहा है। फिर 6,500 जो क्लोजिंग है ये अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर का 1/3 होगा, पर उसका आपको सेल दिया नहीं है तो आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे। पर आपको इमेजिनेशन होनी चाहिए कि ये 4.5 कहां से आया होगा, ये अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के सेल का 1/3 होगा। यानी आपको इसको इंटू 3 करना है, रिवर्स वर्किंग। 6,500 इंटू 3 मतलब अगले इसका क्वार्टर का कितना होगा, 19,500 का सेल होगा बजटेड, इसलिए आपने उसका 1/3 मल्टीप्लाई करके 6,500 इसी साल के फोर्थ क्वार्टर में बना दिया। एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो ना, बरोबर क्लियर है? चलिए, तो ये ऐसा रहा होगा, ये आपको इमेजिनेशन होनी चाहिए। अब करना क्या है सर, क्वार्टर 4 में कितना प्रोडक्शन करोगे ये पूछा गया। लास्ट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर बोलो। इसमें अब दो तरीके हैं, मैं लॉजिक बेस पहले बताता हूं। बोलो, प्रोडक्शन स्केड्यूल के हिसाब से क्या बनाओगे, फोर्थ क्वार्टर में मैं हूं तो फोर्थ क्वार्टर की सेल का 2/3 बनाऊंगा, क्योंकि 1/3 तो पिछले क्वार्टर में बन गया होगा, 1/3 तो पिछले क्वार्टर में बन गया होगा, तो इस क्वार्टर के 2/3 मैंने इस क्वार्टर में बनाया होगा। ठीक है, तो पहला है 2/3 ऑफ करंट क्वार्टर, करंट क्वार्टर का है 18,000 प्लस 1/3 ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर का 1/3 नहीं निकाल सकते कि दिया ही नहीं है, तो यहां पे 1/3 वही मैंने कहा कि ये 19,500 भी ले सकते हो, या डायरेक्टली यहां पे 1/3 आपको निकाल के ही दिया है, सीधे 6,500 ऐड कर दो क्लोजिंग स्टॉक, विच इज ऑलरेडी 1/3 ऑफ द जो भी सेल्स होगा। ठीक है, 6,500 का 1/3 मत लेना कि 6,500 कोई एक क्वार्टर की सेल नहीं है, वो क्लोजिंग स्टॉक है, और पूरे क्वार्टर की क्या प्रोडक्शन एक पहले कर लोगे क्या, 1/3 करोगे ना, तो वो कैलकुलेट करके ही दिया है, ऐसा आपको अज्यूम करना है एज पर द पैटर्न। बोलो, तो पहला यही है सिंपल, बोलो ये आएगा 12,000 प्लस 6,500, तो ये आएगा 18,500, 18,500 आ रहा है क्या? क्लियर है? तो पहला ये है, पहला ये है। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड, चलो लॉजिक नहीं ख्याल में आ रहा, फॉर्मूले से चलो। अभी मैंने आपको बताया कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला बता रहा हूं, बोलो सेल्स और प्रोडक्शन का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बोलो क्या आएगा, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स। इसमें सेल हमको दिया है, हमको प्रोडक्शन निकालना है, बोलो प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल वहीं रहेगा, क्लोजिंग आ जाएगा प्लस, और माइनस में आ जाएगा ओपनिंग। अब मुझे बताओ सेल कितना है, सेल कितना है 18,000, फोर्थ क्वार्टर सेल है 18,000 प्लस क्लोजिंग है 6,500 माइनस है ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक आपको नहीं दिया है, फोर्थ क्वार्टर का ओपनिंग नहीं दिया है, ओपनिंग जो दिया है सर वो ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग है, वो मत ले लेना। फोर्थ क्वार्टर का ओपनिंग क्या होगा, फोर्थ क्वार्टर का जो आपने थर्ड क्वार्टर में ही बना लिया होगा वो होगा। ठीक है, यानी कितना 1/3, तो यही मैं निकाल रहा हूं, ओपनिंग कैसे आएगा, फोर्थ क्वार्टर का ही 1/3 आपने, फोर्थ क्वार्टर का ही 1/3 आपने क्वार्टर 3 में बना लिया होगा। ठीक है, 1/3 ऑफ क्वार्टर 4 प्रोड्यूस्ड इन क्वार्टर 3 इटसेल्फ, ऐसा आप एक्सप्लेनेशन लिख दो। ठीक है, बोलो सर, तो ये 1/3 ऑफ 18,000 कितना आएगा, 6,000, करो कैलकुलेट, 18,000 प्लस 6,500 माइनस 6,000, तो ये आएगा 18,500। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको समझे वैसा आप निकाल लो। ठीक है, चलिए तो लिख लो, शायद ये मैंने बताया नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, फुल स्क्रीन दे देता हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लिया क्या? चलिए बढ़े आगे। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं, एक सेकेंड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये ओल्ड सिलेबस का है, ठीक है, दिसंबर 20 CMA ओल्ड। पिछला क्वेश्चन जो करा है वो न्यू का ही था, ठीक है, तो न्यू वाले बुरा नहीं माने, न्यू का करवा दिया। अभी ओल्ड का आ जाओ, सेम है, इसमें भी फ्लो टैली हो रहा है, तो फटाफट चलो प्रैक्टिस के हिसाब से आप सॉल्व करो। बोलो, पहले आप ट्राई करो, सेम है पूरा लाइन बाय लाइन, ठीक है, ठीक है। यूनिट सोल्ड दिया है, 4 क्वार्टर का पूरा डेटा है, ईयर इज ओपन विद एन इन्वेंट्री ऑफ 8000, टैली हो रहा है क्या चेक करो। पहले पैटर्न पढ़ लेते हैं, वही 2/3 ऑफ करंट क्वार्टर्स एंड 1/3 ऑफ सक्सीडिंग इमीडिएटली फॉलोइंग क्वार्टर। तो 24,000 का 1/3 कितना आएगा? 8000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 8000। तो ये फ्लो टैली हो रहा है, फ्लो टैली हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल की तरह सॉल्व करो, सेम Q4 का ही पूछा है, नंबर्स बदल के सेम क्वेश्चन है। बोलो, तो ओल्ड और न्यू में सेम अटेम्प्ट में सिमिलर क्वेश्चन आए, सिमिलर है, देखो लाइन बाय लाइन सिमिलर है, लाइन बाय लाइन सिमिलर है, सिर्फ नंबर बदल दिए गए, तो इसलिए बोल रहा हूं रेलेवेंट है। ओल्ड का न्यू में, न्यू का ओल्ड में रेलेवेंट होता है। चलिए बोलो, तो Q4 में मैं कितना बनाऊंगा? सेम 2/3 उसी क्वार्टर का, यानी कि 36,000 का 2/3 और प्लस को क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 13,000, तो आप 13,000 पूरा ले लो। बोलो 36,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 वो आएगा 24,000, 24,000 प्लस 13,000 तो आएगा 37,000। क्लियर है? सिंपल है। चलिए लिख लो। अब मैं एक और कराता हूं जिसमें ये फ्लो टैली नहीं होता, तो उसको कैसे हैंडल करें, ठीक है, ये भी मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपको आइडिया रहे। तो ये क्वेश्चन है सर, कॉस्टिंग का है, ओल्ड सिलेबस, जून 2015 का है, ठीक है, जून 2015 का है। और ये थोड़ा सा ऐसा मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन का डेटा ही मैच नहीं हो रहा, पर इसमें भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, लॉन्ग कट मेथड क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा भारी जाएगा, एटलीस्ट फॉर न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स ये भारी जाएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। टाइम मिला अगर पेपर में तो भैया आपको पता होना चाहिए, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन फिर भी आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। पैटर्न पूरा सेम है, गड़बड़ कहां है वो आप ध्यान दो कि पैटर्न इसका क्या है, प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन 80% ऑफ सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर एंड 20 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। उसी क्वार्टर का 80% सेल्स आप उसी साल उसी क्वार्टर में बना लेते हो, प्रोड्यूस कर लेते हो, और आने वाले क्वार्टर के सेल का 20% बनाते हो, ठीक है। तो पैटर्न अगर हम माने तो 30,000 का 20% आपने पिछले क्वार्टर में बना लिया होगा, पिछले साल के 4th क्वार्टर में, और वो ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए, तो ये आता है 6,000 आना चाहिए हर बार। मैंने इसलिए आपको टैली करके बताया कि टैली होता है तो आप नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये टैली नहीं होता, जैसे इस केस में देखो लिखा है ओपनिंग स्टॉक क्या था, 10,000 यूनिट्स, कि जो पैटर्न ये कह रहे हैं ये खुद ही फॉलो नहीं कर रहे। अगर 30,000 का आपका सेल था तो 20% 6,000 बनाना था भाई, ये 10,000 बना के क्यों बैठ गए हो? आ रहा है समझ में? तो ये एक्चुअली ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, पर अगर है तो सर क्या करें, जो है वो है, जो है वो है, क्या कर सकते हैं, पेपर को चैलेंज तो नहीं कर सकते। तो इसमें इनडायरेक्ट मेथड मतलब लॉन्ग कट मेथड यूज होता है कि आपको, क्योंकि ये आखिरी क्वार्टर का पूछा गया है, लास्ट क्वार्टर का पूछा गया है ना, तो लास्ट क्वार्टर में आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो कि पहले टोटालिटी में निकालो साल भर का प्रोडक्शन क्या होगा, फिर पैटर्न के हिसाब से Q1, 2, 3 इन तीनों का माइनस कर लो, तो आप 4th क्वार्टर का निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले आपको टोटल सेल निकालनी है। टोटल सेल कैसे निकालोगे, चारों को जोड़ो, इन चारों को जोड़ दो, जोड़ो, अभी कैलसी उठाओ, जोड़ो, कितना आएगा
ये आएगा 153,750, 30,000 प्लस 37,5,000 प्लस 41,250 प्लस 45,000, दैट कम्स टू 153,750। अब इसको कन्वर्ट करो साल भर के प्रोडक्शन में। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, बोलो सेम फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स। तो अब अपन को प्रोडक्शन निकालना है, तो क्या आएगा, सेल वहीं रहेगा, क्लोजिंग ऐड हो जाएगा और ओपनिंग माइनस हो जाएगा। बोलो, तो 153,750 प्लस 16,250 माइनस 10,000, तो ये आएगा, राउंड फिगर आएगा 1,60,000 यूनिट्स, 1,60,000 यूनिट्स, ऐसा आपका प्रोडक्शन आएगा। अब पैटर्न के हिसाब से आप 1, 2, 3 क्वार्टर का निकालते जाओ, ठीक है। निकालो, एक का निकालो, पहले फर्स्ट क्वार्टर का निकालो। फर्स्ट क्वार्टर का कैसे निकालेंगे, बोलो, उसी क्वार्टर का 80% और नेक्स्ट क्वार्टर का 20%, यानी 30,000 का 80% एम प्लस कर दो, एम प्लस कर दो, और 37,500 का 20% ये भी एम प्लस कर दो, एमआरसी दबाओ, तो ये आएगा 31,500, तो ये आएगा 31,500। ऐसे ही आप क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 निकाल लो और फिर क्वार्टर 4 को बैलेंसिंग फिगर ले लो, मतलब 1,60,000 माइनस 31,500 माइनस 38,250 माइनस 42,000, तो आपका बैलेंस आएगा 48,250, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ध्यान दो, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है कि जहां फ्लो टैली नहीं हो रहा, फ्लो टैली नहीं हो रहा, और चौथे क्वार्टर का पूछा गया है, चौथे क्वार्टर का पूछा गया है, तो आपको ये लॉन्ग कट मेथड यूज करना है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, नंबर्स आप खुद निकालो, खुद निकालो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ नहीं सर सही बता रहे। तो ये सब आप खुद निकालो और इसको आपको क्लोजिंग बैलेंस लेना है, यानी बैलेंसिंग फिगर लेना है, ठीक है। तो 1,60,000 माइनस क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 का जो भी प्रोडक्शन है वो माइनस कर लो, तो आपका बैलेंस आएगा 48,250। क्लियर है। चलिए, तो ये देखो मैंने सारे इस टाइप के बता दिए, इतना मेरे हिसाब से काफी है, इतना मेरे हिसाब से काफी है। चलिए सर आ जाइए वापस, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन बजट। अब आ जाओ कैश बजट, फटाफट आ जाओ। चलो कैश बजट, ये भी काफी इजी है, ठीक है। अगर आपको फ्लो समझ में आ गया तो ये काफी 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 इजी है। चलिए आ जाइए, कैश बजट आ जाइए। उसके सब आंसर मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। बस लॉजिक याद रखो जो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आंसर दोनों में आज ही आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। चलिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ पी लिमिटेड, सेल्स फॉर अक्टूबर नवंबर दिसंबर is 90,000, 1,10,000, 80,000 respectively. 40% of the sales are expected for cash. ध्यान दो, उसी मंथ में 40% कैश सेल हो जाता है, ठीक है। और ये सेल क्या है, टोटल सेल है, कैश सेल भी है इसके अंदर, क्रेडिट सेल भी इसी के अंदर है, ठीक है। तो 40% उसका कैश सेल है और क्रेडिट सेल कितना होगा, दिया नहीं है, निकाल लो। 40 अगर वो है तो कितना होगा, 60% ऑफ टोटल, तो 60% ऑफ टोटल सेल क्या होगा, क्रेडिट सेल। और जो क्रेडिट सेल है, अब उसका भी ब्रेकअप दिया है कि 60% क्रेडिट सेल का कलेक्शन कैसे होता है, तो उसका 70%, 60% करके जो अमाउंट आएगा उसका 70%, यही मैं कह रहा था, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये 70 टोटल सेल का है कि क्रेडिट सेल का है, ये क्रेडिट सेल का है, मतलब ये रिलेटिव सेंस में दिया है, टोटल एब्सोल्यूट सेंस में नहीं दिया है, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे सर 60 में से 70% कैसे हो सकता है ही 60, उसमें से 70 कैसे आएगा। आप एब्सोल्यूट के हिसाब से सोच रहे हो, टोटलिटी के हिसाब से नहीं है। जो भी क्रेडिट सेल का अमाउंट आएगा उसका रिलेटिव में उसका 70% कब कलेक्ट होता है, इन द मंथ आफ्टर सेल, सेल के अगले महीने, ठीक है। सेल के अगले महीने में 70% कलेक्ट हो जाता है एंड टेक 2% डिस्काउंट ऑन इट। जल्दी पैसा दे रहे हैं तो 2% डिस्काउंट होता है। अब ये 2% किसका, 2% किसका, 70% का रिलेटिव का 2%, मतलब वो 70% पैसा आपको देने आ गए थे, वो 70% आपको पैसा देने आ गए थे। फिर आपने बोला चलो आप जल्दी पैसे देने आए हो तो उसका 2% आपको डिस्काउंट दे देते हैं,
तो 70% मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा उसका 2% कैश डिस्काउंट आएगा, ठीक है। और फिर लिखा है बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू पे इन द सेकेंड मंथ एंड 3% ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड ऑफ इट्स, ये है ग्रामर जो आपको पकड़ना है, ठीक है। ध्यान दो, अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं। चलिए, तो 3% मतलब बेड डेट है। अब बैलेंस लिखा है, लिखा नहीं है कितना, बैलेंस बोला है 70 अगर आपको मिल गया है अगले महीने तो बैलेंस कितना बचता है 30%। 30% बचेगा ना, फिर 30% जो बच गया है उसमें से ऑफ इट्स, उसमें से 3% बेड डेट हो गया। तो ये 3% भी क्या है, रिलेटिव है, टोटल का नहीं है। वो जो टोटल सेल हुआ था क्रेडिट सेल उसका 30% नहीं है, ये जो 30% सिर्फ बाकी था उसका 3% बेड डेट है। तो आपको ग्रामर और मैथ्स दोनों सही लगा ना, ये क्वेश्चन ही ऐसा है। चलिए, तो पूछा क्या है सर, दिसंबर महीने में कितना कैश आएगा, सेल में से कितना रिसीट आएगा कैश बजट में, वो आपको बताना है। बोलो। अब फ्लो क्योंकि 2-2 महीने का है, ये मंथ में जो सेल हो रही है कुछ पैसा इस मंथ मिल रहा है, कुछ अगला, फिर कुछ अगला, ऐसा मिल रहा है। तो आपको मंथ वाइज देखना है। इसको आप चार्ट फॉर्म में भी बना सकते हो, इसको आप टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो, जैसा बनाओ बना सकते हो, जैसा दिमाग आपका चलता है वैसा आप चलाओ, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं चार्ट फॉर्म में बनाता हूं टिपिकली। बोलो, अक्टूबर का कलेक्शन कब होगा, अक्टूबर का 40 तो अक्टूबर में ही मिल जाएगा, अपने कोई काम का नहीं है, अपन को तो दिसंबर देखना है ना, कौन सा कब दिसंबर में आ रहा है वो देखना है और उसको जोड़ते जाना है, वो आंसर आ जाएगा। तो ये 40 तो अक्टूबर में आएगा, 60 आएगा क्रेडिट सेल, 60 का 70% कब आएगा, अक्टूबर के नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर, ये भी अपने काम का नहीं है। और बचा हुआ जो 30% है वो आएगा दिसंबर, तो ये अपने काम का है। फिर नवंबर मंथ की जो सेल है 40% तो नवंबर में आ जाएगी, तो अपने काम का नहीं है। 60% क्रेडिट सेल होगी, उसका 70% अगले महीने यानी कि दिसंबर में आएगा, तो ये अपने काम का है। फिर बचा हुआ 30 जनवरी में आएगा, तो वो अपने काम का नहीं है। क्लियर है। फिर है दिसंबर मंथ का सेल, तो 40% उसी मंथ में आएगा दिसंबर में ही, तो ये अपने काम का है। फिर आगे का जो 60 है वो फिर और अगले जनवरी और फरवरी में आएगा, तो ये भी अपने कोई काम का नहीं है। तो कहां कहां दिसंबर है, 1 2 3 जोड़ दो। बोलो क्या आएगा, पहला बोलो अक्टूबर की सेल कितनी है 90,000, 90,000, 90,000 का पहले क्रेडिट सेल यानी कि 60%, ठीक है, पहले 60%, फिर उसका 30%। अब पूरा वो भी नहीं मिला, अब ध्यान दो, वो बेड डेट का इनकॉर्पोरेशन करो कि 30 पूरा नहीं मिला, 30 का 3%, 30 का 3% डूब गया, मतलब मिला कितना 97%, ठीक है। तो इनटू 100% माइनस 3%, ठीक है। बोलो कितना आएगा, 90,000 इंटू 60%, तो आपका क्रेडिट सेल कितना था 54,000, उसका 30%, तो 62,000 मिलना बाकी था पर उसमें से 3% डूब गया, तो इंटू 97%, तो ये आएगा 15,714, 15,714 आपको एक्चुअली रिसीव हुआ होगा कैश में। क्लियर है। फिर है बोलो नवंबर में का कितना आया होगा, नवंबर का सेल कितना है 1,10,000, उसका क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल 60% और उसका 70% आपको मिला, लेकिन उसमें आपने 2% डिस्काउंट दिया, तो सेम इनटू 100% माइनस 2%। बोलो कितना रिसीव हुआ होगा, 1,10,000 इंटू 60% दैट कम्स टू 66,000, उसका 70% यानी सामने वाला कितना देने आया था, वो 46,200 देने आया था पर आपने उसको 2% कैश डिस्काउंट दे दिया, तो इंटू 98%, तो आएगा 45,276, इतना एक्चुअल कैश आपको हाथ में मिला होगा। और थर्ड है दिसंबर मंथ का यानी 80,000 का डायरेक्टली 40% कैश सेल, 8 4 32, तो तीनों को जोड़ो टोटल। बोलो 15,714। अब जब आप ये कैलकुलेट कर रहे थे आप तब M प्लस दबा सकते थे, ठीक है, तो ये M प्लस, ये M प्लस, ये M प्लस, फिर MRC दबा देते, आंसर आ जाता। तो ध्यान देना है, कैलकुलेटर पे जब निकाल रहे हो तो M प्लस आप दबा के MRC दबा के आंसर निकाल सकते हो, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो 15,714 प्लस
45 276 प्लस 40,000 सॉरी 32,000 दैट कम्स टू 92,990 92,990 आ रहा है ख्याल में। बस इसमें ऐसा ही करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, और कोई गुगली आती नहीं है, सिर्फ वो ग्रामर में घुमाते हैं। पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न ऐसा ही रहता है। 2 महीने में आ रहा है पैसा क्रेडिट सेल का, 3 महीने में आ सकता है, और घुमा सकते हैं, बराबर। लंबा क्वेश्चन आ सकता है, टिपिकल 2 महीना काफी है, 1 मार्क के लिए इतना बड़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज बदलेंगी, हल्का सा ग्रामर बदल सकते हैं, और हल्का सा ग्रामर बदल के अपन एक और क्वेश्चन अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रामर से कैलकुलेशन बदल जाती है, ग्रामर से कैलकुलेशन बदल जाती है। चलिए, आए ख्याल में, बढ़े आगे। आ रहा है क्या आंसर? थम्स अप दे दो भाई, थम्स अप दे दो, थम्स अप थम्स अप थम्स अप पेप्सी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न का है लेकिन ग्रामर हल्का सा अलग है, ध्यान देना। ABC is currently reviewing its cash budget for the year ended 31st March 2020 and extract from its sales budget for the year ended for the same year shows the following sales volume, ठीक है। सेल का अमाउंट दिया है टोटल 40% ऑफ इट सेल आर एक्सपेक्टेड टू बी इन कैश, सेम पैटर्न है, 40% उसी मंथ का सेल कैश में होता है। आउट ऑफ इट्स क्रेडिट सेल कितनी क्रेडिट होगी? 40 कैश में है तो 60 क्रेडिट में होगी, उसका 70% आर एक्सपेक्टेड टू पे इन द मंथ आफ्टर सेल नेक्स्ट मंथ एंड टेक 2% डिस्काउंट, एग्जैक्टली सेम है। अब ध्यान दो, यहां से बदल रहा है, 27% आर expected to pay in the second month after the sale and remaining 3% are expected to be bad debt। अब समझा फर्क? वहां बैलेंस लिखा था, यहां एग्जैक्टली 27% दिया हुआ है कि टोटल में से जो भी आपका क्रेडिट सेल है, टोटल सेल नहीं, कैश सेल तो हाथ में ही मिल जाता है ना, उसमें बैड डेट थोड़ी आता है। इतना लॉजिक ध्यान में रखना है, यानी क्रेडिट सेल की बात की जा रही है, कलेक्ट बाद में क्या होता है? क्रेडिट सेल बाद में कलेक्ट होता है। तो क्रेडिट सेल का ब्रेकअप दिया है कि 70% आपको मिल गया, उस 70% का रिलेटिव का 2% आपने कैश डिस्काउंट दे दिया, वो उसका ही है। अब बचा हुआ जो 30% है उसका ब्रेकअप ही दिया हुआ है कि 27% मिल गया हाथ में और 3% बैड डेट हो गया। तो अब आप एग्जैक्ट परसेंटेज ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा मैं डायरेक्टली 27% ले लूंगा, 3% लो ही मत, क्योंकि बैड डेट है ना। बैड डेट का मतलब ही क्या है कि जो पैसा मिला ही नहीं, ठीक है। चलिए बोलो, सेम पैटर्न। मार्च का क्या होगा बोलो? मार्च 40% मार्च में ही मिल गया होगा, काम का नहीं है। अच्छा, हमको पूछा क्या है? मई का, मई के हिसाब से सोचना है। बोलो, मार्च का, मार्च में मिल गया होगा कैश 60% का, फिर 70%। मार्च के बाद क्या आता है सर? अप्रैल, तो ये भी काम का नहीं है। और 27% अब यहां पे लूंगा, बैलेंस 30 नहीं लूंगा, अभी डायरेक्ट 27 लूंगा, बैड डेट माइनस करके लूंगा, क्योंकि 3% टोटल क्रेडिट सेल का ही है, टोटल क्रेडिट सेल का ही 3% है, ठीक है। तो 27% मिलेगा। अप्रैल के बाद आता है मई, तो ये अपने काम का है, तो पहला कलेक्शन ये आएगा। सिमिलरली अप्रैल मंथ का जो है सेल 40% अप्रैल में ही मिलेगा, तो अपने काम का नहीं है। फिर 60% क्रेडिट सेल आएगा, उसका 70% आएगा सर मई में, और ये अपने काम का है, ठीक है। और 27% मई के बाद आता है जून, उसमें आएगा, ये अपने काम का नहीं है। फिर अप्रैल के बाद आएगा मई। बोलो, मई मंथ का क्या होगा? उसका उसी मंथ में 40% मिल जाएगा कैश में। फिर आगे 60% कहाँ जाएगा? जून जुलाई में जाएगा, तो ये भी अपने काम का नहीं है। तो ये 3 आपको जोड़ना है। बोलो सर, मार्च का सेल है 60,000 का 60% ये आ गया क्रेडिट सेल, उसका 27%। बोलो, एम प्लस करते जाओ भैया, 60,000 इंटू 60% ये आएगा 36,000, इसका 27% एम प्लस 9720, एम प्लस दबा दिया मैंने। हाँ, सेकेंड बोलो, अप्रैल का कितना सेल है? 70,000 का क्रेडिट सेल यानी 60%, उसका 70%, फिर उसका 100% माइनस 2%। ये सेम है, इसका ग्रामर बदला नहीं है। बोलो, तो 70,000 इंटू 60% ये आ रहा है 42,000, 42,000 इंटू 70% ये आ रहा है 29,400, इंटू 98% ये आ रहा है एम प्लस
एम प्लस दबा दो, हाँ 28,812। और थर्ड आएगा मई मंथ का 55,000, उसका डायरेक्ट कैश सेल, यानी उसका डायरेक्टली 40%। बोलो 55,000 इंटू 40% एम प्लस, ठीक है, दबा दो 22,000। तो टोटल कितना आएगा? अब डायरेक्टली एमआरसी दबा दो, एमआरसी दबाओगे तो आएगा 60,532। 60,532 एम प्लस आपने दबा दिया होगा, तो एमआरसी दबाने से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो सेम पैटर्न हो गया, बस ग्रामर पकड़ते जाना है, उसके हिसाब से ब्रैकेट्स पे ध्यान देना है, और कुछ भी अलग इसमें आता नहीं है, सेम पैटर्न आता है। ठीक है, सेम पैटर्न आता है। आ रहा है कि नहीं? थम्स अप दिखा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बढ़े आगे, बढ़े क्या आगे? चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है और आप सॉल्व भी कर रहे हो। ठीक है, आई होप सो। चलिए सर, अब आते हैं लास्ट पड़ाव पे, वो है कंट्रोल रेशो। तो इसके पहले मैं रेशोज आपको समझा देता हूं सर। कंट्रोल रेशोज इसको आप कहते हो। तो इसमें तीन नाम आते हैं। पहला है एफिशिएंसी रेशो। अब एफिशिएंसी अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आप ओल्ड सिलेबस के हो, ठीक है, न्यू वालों के थोड़ा पल्ले नहीं पड़ेगा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग न्यू सिलेबस में नहीं है पर ओल्ड सिलेबस में है। ठीक है, पर करके दोनों को जाना है। अब एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी क्या होती है कि आपको कितना समय दिया गया था, स्टैंडर्ड कितना था और उसमें आपने कितना टाइम लिया। स्टैंडर्ड और एक्चुअल को जब आप कंपेयर करते हो तब वो उसको कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसको लेबर के हिसाब से आपको देखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू 100। ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, बेस क्या है? एक्चुअल आवर्स का बेस क्या होता है? एक्चुअल आवर्स जितने भी काम हुआ है वो कितने आउटपुट के लिए होता है? एक्चुअल आवर्स वर्कड हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए लगता है, तो उसका बेस तो एक्चुअल आउटपुट ही होता है। इसलिए मैंने फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं लिखा। अरे एक्चुअल आवर्स वर्क एक्चुअल आउटपुट के लिए होता है, पर बेस सेम है, ऐसा समझने के लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहां आपको बेस पे ध्यान देना है कि आपको हो सकता है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट दिया हो कि भाई 1 यूनिट के लिए 2 घंटे लगते, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल आउटपुट से कि एक्चुअल आउटपुट कितना बना, उस पे 2-2 घंटे आपको मिले थे। तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके आपको स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। तो ये आपको दिखाएगा कि आपकी एफिशिएंसी काम करने की कैसी है। आई ख्याल में? अब इसमें अगर रेशो 100% से ज्यादा आ रहा है मतलब आपकी एफिशिएंसी अच्छी है। 100% से अगर ज्यादा आ रहा है मतलब आपकी एफिशिएंसी अच्छी है। कब आएगा 100% से ज्यादा? मैथ्स आपको यहां पे यूज करना है, मैथमेटिक्स। आप किसी को किसी से डिवाइड कर रहे हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 100 से ज्यादा कब आता है? जब न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो आंसर 1 से ज्यादा आता है। मतलब यहां पे इंटू 100 कर रहे हो तो 100 से ज्यादा आएगा। तो स्टैंडर्ड ज्यादा है, एक्चुअल कम है। स्टैंडर्ड ज्यादा है, एक्चुअल कम है। टाइम ज्यादा आपको मिला था, आपने कम टाइम में कर दिया, तो एफिशिएंसी अच्छी है। लॉजिक समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड ज्यादा था, एक्चुअल कम है। 2 घंटे मिले, आपने 1.5 घंटे में कर लिया। 2 घंटे मिले थे, 1.5 घंटे में कर दिया, कम टाइम में किया, तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा ही होगी, 100 से ज्यादा ही आनी चाहिए। अब इसका उल्टा सोचो कि आपको 2 घंटे मिले, आपने 2.5 घंटे ले लिए। 2 घंटे आपको दिए गए थे, आपने 2.5 घंटे ले लिए, तो आपकी एफिशिएंसी 100 से कम आनी चाहिए, स्टैंडर्ड एफिशिएंसी से कम आनी चाहिए। तो जब आपका स्टैंडर्ड कम है, एक्चुअल ज्यादा है, तो आपका आंसर 100% से कम आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बस एक वेग आइडिया होनी चाहिए, इसका कुछ ज्यादा रोल नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड न्यूमरेटर में होता है, एक्चुअल डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड में कैपेसिटी रेशो। कैपेसिटी रेशो, अब कैपेसिटी का जो बेस होता है वो बजट का होता है। बजट एक होता है सर बजटेड आउटपुट, एक होता है एक्चुअल आउटपुट। जब हम एफिशिएंसी देख रहे हैं, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड देखते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स जो
एक्चुअल आउटपुट के बेस पे होता है, स्टैंडर्ड का बेस एक्चुअल होता है, लेकिन बजटेड का बेस बजटेड होगा। आए ख्याल में? बजटेड अलग होता है, एक्चुअल अलग होता है। तो यहां कैपेसिटी की बात हो रही कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है या आप कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो, उसको कहते हैं कैपेसिटी रेशो। ठीक है, तो ध्यान दो। तो इसी में आपको क्या करना है, इसी में आपको क्या करना है, इसी में आप क्या करोगे बोलो? नाम से ही इंटरप्रेट करना है। मैंने आपको बता दिया एफिशिएंसी का मतलब क्या है। तो स्टैंडर्ड आउट एक्चुअल, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं एफिशिएंसी देख रहा हूं, बजटेड का कोई लेना देना नहीं। फिर जब मैं कैपेसिटी देख रहा हूं, कैपेसिटी बजटिंग के हिसाब से होती है कि आप कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो, कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो आपका एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितना है, एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। आए को समझ में? कैपेसिटी से क्या याद आना चाहिए? बजट। तो आपका डिनोमिनेटर बजटेड आवर्स होगा कि कितना बजटेड आवर्स आपके पास है और आप कितना एक्चुअली यूज कर रहे हो, एक्चुअली, तो इसलिए एक्चुअल आवर्स वर्कड आएगा। क्लियर है? तो इससे पता चलेगा कि कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज हो रही है, और फिर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसको कहते हैं एक्टिविटी रेशो, कि कितनी एक्टिविटी आप कर रहे हो। तो कैसे फॉर्मूला आता है उसका? एफिशिएंसी इनटू कैपेसिटी, एफिशिएंसी इनटू कैपेसिटी। तो उसका ब्रेकअप क्या है? एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू कैपेसिटी का क्या रेशो है? एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स कट हो जाता है, तो इसी में क्या बनेगा? स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। ये उसका फॉर्मूला होता है एक्टिविटी रेशो का, कि आपका बजटेड कितना है, फिर उसमें से आप स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से कितना यूटिलाइज कर रहे हो। स्टैंडर्ड आवर्स न्यूमरेटर में क्या कर रहा है कि स्टैंडर्ड क्या है, बेस तो एक्चुअल आउटपुट ही है, कि एक्चुअल आउटपुट जो आप बना रहे हो, आपको कितना समय इसके लिए दिया गया था, कितना समय आपको दिया गया था, फिर आपने कितना लिया, वो अलग है। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशो इस तरह से कैलकुलेट होता है। क्लियर है? तो इसमें जो टिपिकल आपको क्वेश्चन आता है वो बहुत ही ईजी आता है, वो बहुत ही ईजी आता है। 3 नंबर्स हैं, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, एक्टिविटी। उनका आपस में रिलेशन क्या है, ये है। आपको बस ये ख्याल में रखना है कि एक्टिविटी इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू कैपेसिटी। अब 3 में से कोई भी 2 दिए रहेंगे, आपको तीसरा नंबर पूछा रहेगा। एक्टिविटी पूछा है तो आसान है, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना है। फिर अगर एक्टिविटी दिया है, एफिशिएंसी पूछा है तो डिवाइड करना है। फिर एफिशिएंसी दिया है, कैपेसिटी पूछा है तो डिवाइड करना है, बरोबर। तो बस इक्वेशन को घुमाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूलेज आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम पे ये भी मैं आपको दे दूंगा। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ब्रेक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेल्फी ले लो, सेल्फी ले ले रे। चलिए बढ़े आगे। तो अब बोलो, इसमें एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, इसी सीक्वेंस के, इसी टाइप के आएंगे। बोलो, इफ द कैपेसिटी रेशो एंड एफिशिएंसी रेशो आर 95% एंड 125% रेस्पेक्टिवली, देन द एक्टिविटी रेशो विल बी। एक्टिविटी रेशो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल है। बोलो, एक्टिविटी रेशो इज इक्वल टू कैपेसिटी रेशो इनटू एफिशिएंसी रेशो। कैपेसिटी रेशो है 95% इनटू एफिशिएंसी रेशो है 125%। बोलो, अब इसको आप डेसिमल में भी लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं डेसिमल में ले रहा हूं। 95% मतलब क्या होता है? 0.95। 125% का मतलब क्या होता है? 1.25। आई होप इतना मैथ्स आपको आता होगा। तो 0.95 इंटू 1.25, तो ये आएगा 1.1875। तो ये तो डेसिमल में आ गया। अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूंगा? इनटू 100। परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया था? डिवाइडेड बाय 100। उल्टा आप क्या करना पड़ेगा? इनटू 100। तो इनटू 100, तो ये आएगा 118.75%। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये दो जो परसेंटेज हैं, ये दो जो परसेंटेज हैं, इसमें से एक को आप नंबर लो। 95% अगर लिखा है, उसको 95 लो, 95 लो, सिर्फ 95 को इंटू 125% दबाओ, तो भी 118 आ जाएगा। जैसा मैथ्स आपको जमता है, ठीक है, जैसा जमता है। कॉमर्स वाला है, जुगाड़ वाला ही जमेगा, तो जुगाड़ करो।
95 को या 125 को एक एब्सोल्यूट नंबर ले लो और दूसरे को परसेंटेज के हिसाब से ले लो, तो भी डायरेक्टली 118.75 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लेके देखो 95 ले लो स्क्रीन पे, सिर्फ 95 इंटू 125% दबाओ, 118.75 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, 125 नंबर ले लो, 125 इंटू 95% दबाओ, तो भी 118.75 आ जाएगा। ठीक है, जैसा आपको समझ में आता है, डेसिमल में भी बता दिया, जैसा कॉमर्स वालों में, ठीक है, जैसा जुगाड़ मेरे को समझ में आता है मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। आ रहा है क्या भाई? थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो, थम्स अप नहीं है थम्स अप तो पेप्सी दे दो, कुछ ना कुछ दे दो। अब एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, ध्यान दो, एक और क्वेश्चन बताता हूं। कहां गया कहां गया कहां गया, ढूंढना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है, एक मॉड्यूल का आपका क्वेश्चन कर रहा हूं, न्यू सिलेबस का है, ध्यान दो। एक्टिविटी रेशियो दिया हुआ 80%, एक्टिविटी रेशियो दिया हुआ 80% एंड इट्स कैपेसिटी रेशियो इज 120%। आपको निकालना क्या है सर? एफिशिएंसी रेशियो। फॉर्मूला सेम है, बोलो क्या है? एक्टिविटी इज इक्वल टू कैपेसिटी इनटू एफिशिएंसी। अब हमको एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्टिविटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। बोलो एक्टिविटी क्या है? 80% डिवाइडेड बाय कैपेसिटी जो है 120%, कितना आएगा? 80 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 भी आप कर सकते हो, तो ये आएगा 0.666, यानी इंटू 100 करना है, परसेंटेज में चाहिए तो ये आएगा 66.66%, 66.66%। क्लियर है? तो बस इक्वेशन इतना ही है भाई, कितना घुमाएंगे, कितना घुमाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया। अब इसमें मैंने इसलिए आपको पूरा बता दिया कि भाई, आपको पूरा भी बता दिया कि आपको हो सकता है क्या हो सकता है कि आपको डेटा दिया जाए, हो सकता है आपको डेटा दिया जाए, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, बजटेड, हो सकता है नंबर्स दे के भी आपको पूछा जाए। तो ये फॉर्मूलेज आपको समझ के ख्याल में रखने हैं, नाम से ही ख्याल रखने हैं। ठीक है, नाम से ही ख्याल रखने हैं। तो इंडिविजुअली हो सकता है स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स दिए हों और आपको एफिशिएंसी रेशो पूछा हो, या एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स दिया हो और आपसे कैपेसिटी रेशो पूछा हो, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तैयारी पूरी रखो, तैयारी पूरी रखो। ठीक है, क्लियर है? चलिए सर, तो ये था, आई थिंक अपना हो गया। ठीक है, तो सारे टाइप के मैंने बता दिए और मेरे नोट्स का भी बता दिया, और एक मैंने बरोबर टफ वाला भी बता दिया। और ठीक है, एक आध में और, चलो देख के एक आध और बताता हूं। एक और क्वेश्चन प्रस्तुत है आपकी खिदमत में, ओल्ड सिलेबस वालों का है। इसमें काफ़ी ओल्ड सिलेबस के बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है, तो मैं ये बताता हूँ, इंस्टीट्यूट के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये न्यू में भी आ सकता है, न्यू में भी आ सकता है। चलिए, क्या है क्वेश्चन? ये दिसंबर 17 का है, ओल्ड सिलेबस का। ठीक है, दिसंबर 17 का ओल्ड सिलेबस का ये क्वेश्चन है। While preparing a flexible budget, indirect wages was considered as a semi variable expenses। ठीक है, indirect wages semi variable हैं और उसका एक बिहेवियर आपको दिया गया है। सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एट 50% लेवल ऑफ आउटपुट इट इज एस्टिमेटेड एट 1,50,000 कि अप टू 50%, आपका 50% पे आउटपुट है, अगर प्रोडक्शन 50% है तो 1.5 लाख का इनडायरेक्ट वेजेस आपको लगता है। अब जैसे जैसे आप कैपेसिटी और यूज करोगे, आपका ये खर्चा कैसे बढ़ेगा, कैसे बिहेव करेगा, उसका एक तरीका दिया है। इट हैज अ टेंडेंसी टू इंक्रीज बाय 10% बिटवीन 60 एंड 75। कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन 60 से लेके 75 तक ये सीधे 10% से बढ़ेगा। काय का 10%? बस ये बेस का ही कंफ्यूजन है। 10% काय का? 1.5 लाख का, 1,50,000 का ही 10%। ठीक है,
एंड विल फर्दर इंक्रीज बाय अनदर 5%। किसका 5%? ये भी 1,50,000 का ही लेंगे। बेस सेम है, 10% भी सेम बेस का है, 5% भी सेम बेस का लेंगे। ठीक है, व्हेन द प्रोडक्शन क्रॉसेस 75%। क्लियर है? तो 60 to 75 है तो 10% बढ़ जाएगा, और अगर 75 भी क्रॉस किया तो और 5% बढ़ेगा। टोटल 5% नहीं, और ये कहां लिखा है? फर्दर। ग्रामर जिसके आप मजाक उड़ाते हो वो आपकी मजाक उड़ाता है पेपर में। ठीक है, फर्दर मतलब 10 भी बढ़ेगा, फिर 10 के और आगे और 5 बढ़ेगा, इन्हें टोटल 15% बढ़ेगा। सेम बेस पे है तो आप ऐड कर सकते हो। 10 का भी बेस 1,50,000 है, 5% का भी बेस 1,50,000 है, दोनों को जोड़ के सीधे 15% आप ले सकते हो अगर 75% से ज्यादा आपका आउटपुट होता है तो। क्लियर है? तो अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस एट 90% लेवल ऑफ आउटपुट विल बी, बोलो 90% कौन से रेंज में आएगा? बियॉन्ड 75 आएगा, बियॉन्ड 75 आएगा ना, बराबर। तो क्या होगा? 1,50,000 प्लस 10% प्लस 5%, बोलो सीधे 15% से बढ़ जाएगा। तो 1,50,000 सीधे प्लस 15%, तो ये आएगा 172,500। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो बेस सेम लेना है, इंस्टीट्यूट ने बेस सेम ही लिया है, बेस सेम है। 10% का भी बेस 1,50,000 है, 5% का बेस भी 1,50,000 ही है। ये इंस्टीट्यूट का आंसर है। ठीक है, क्लियर है? आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? ठीक है, आई थिंक इतना काफी है। और घबराए ना, कोई क्वेश्चन ओल्ड वालों को, जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूं, जो चैप्टर्स ओल्ड सिलेबस के मैं पढ़ा रहा हूं इस सीरीज में, अगर उसमें आपको कोई पास पेपर का क्वेश्चन दिखता है, पास पेपर का, इधर उधर के कुछ आप जो इतने सारे नोट्स मार्केट में घूमते रहते हैं, इधर उधर के बिना आंसर के जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहते हो, वो नहीं। इंस्टीट्यूट के पेपर से अगर कोई क्वेश्चन है जो मेरे चैप्टर्स का है, मतलब रेशो, कैश फ्लो, बजट, मार्जिनल, एबीसी, इन पांचों का कोई भी क्वेश्चन आपको एक्चुअल पेपर का जम नहीं रहा, वो आप मुझे सेंड करो, मुझे व्हाट्सएप कर दो या ईमेल कर दो, जैसा भेजना है भेज दो। ठीक है, वो मैं जब मिसलेनियस जो मैंने बफर रखा हुआ है ना, ये सीरीज में आखिरी में मिसलेनियस और बफर रखा हुआ है मैंने, उसमें मैं आपको कवर करवा के दूंगा। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूं सर उसका पूरा आपको कवर करवा के दे दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन सिर्फ वो एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन होना चाहिए सर, इधर उधर के क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी लेने वाला नहीं हूं। ठीक है, चलिए गुड बाय। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कल मिलेंगे। आई होप आज जितना भी मैंने पढ़ाया, जितने भी फॉर्मूलेस बताए, जो भी कैलकुलेशंस बताई, जो भी ग्रामर बताया, वो आपको समझ में आया होगा। कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको आज मिला होगा मेरे एक्सप्लेनेशन से, मेरी वर्किंग से। जो भी भाई सवा घंटा 1.5 घंटा आपके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, आई होप आपका फ्रूटफुल होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा और आपने कुछ ना कुछ आज सीखा होगा। और आप कल भी जरूर आओगे 11 बजे वीजी चैनल। ठीक है, 11 बजे वीजी चैनल विद अमित तलडा। क्लियर है? तो कल मिलेंगे 11 बजे। ठीक है, बिल्कुल आलस मत करना सर, प्रीमियर ही रहेगा। तो आप 11 बजे के पहले ही आ जाएं, 11 बजे के पहले प्रीमियर सेट हुआ रहता है। आप डायरेक्ट वीजी चैनल पे आए, आपको प्रीमियर दिख जाएगा, या लिंक भी हम सर्कुलेट करते ही हैं। तो टाइम पे आ जाना है। आप 11:15 बजे आओगे, 11:30 बजे आओगे, फिर चीजें आपसे रह जाएंगी, फिर आपकी इच्छा नहीं होगी। 2 मिनट पहले रेडी हो जाना है, 2 मिनट पहले रेडी हो जाना है। 11 बजे के कैल्सी लेके, चाय कॉफी या जो भी आप पानी वानी लेके बैठ जाना है और 1.5-2 घंटे मेरे को दे देने। तो आपका पूरा सीएमए में अच्छे से कवर करवाऊंगा। ठीक है, और वीडियो लाइक करते ही जाना है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है और शेयर करना है सर। अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचनी चाहिए, सर की मेहनत रंग लानी चाहिए, सारे बच्चे को बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आपको शेयर करना है सर, शेयर करना है। ठीक है, 2 मिनट सर के लिए निकाल लेने हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं सर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।